नमस्कार दोस्तों, ये देश भारतीय संविधान के आधार पर चलेगा या फिर किसी के मनमानी पर? यह सवाल आज मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि लगातार इस देश में अब एक राजनीतिक पार्टी की मनमानी साफ तौर पर देखने मिल रही है। दोस्तों, आज हम चर्चा एक ऐसे मुद्दे पर करेंगे जिसका परिणाम आपके और मेरे जीवन पर पड़ेगा। लगातार हम ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठते रहे हैं। कई जगहों पर हमने देखा है, चाहे वो विपक्ष की पार्टी हो या फिर आपने कई ऐसे लोगों को सुना होगा जो लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और इस सब के बीच में अब एक पत्र सामने आया है और इस पत्र से पता चलता है कि जो ईवीएम के काम के जिसे कंपनी को दिया गया है उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता शामिल हैं। आज के इस वीडियो में बात उसी पर करेंगे और ये सवाल पूछेंगे कि अब ये देश संविधान के आधार पर चलेगा या फिर किसी के मनमानी पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं ये पूरा मामला क्या है। दरअसल एक कंपनी है, उसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL इसे कहा जाता है। अब आप एक काम करिएगा, इस कंपनी के बारे में थोड़ा जानकारी निकालिए। मैं आपको बताता हूं ये कंपनी क्या है। इस कंपनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। ये कंपनी का काम है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ ईवीएम मशीन्स, ऐसा लिखा गया है। यानी जो ईवीएम मशीन होते हैं उसको मैन्युफैक्चर करना, उसको सप्लाई करना, और साथ ही साथ इट डेवलप्स द सीक्रेट एन्क्रिप्टेड सोर्स कोड विच इज एम्बेडेड इन द चिप्स दैट फॉर्म द कोर ऑफ द ईवीएम। जो ईवीएम की आत्मा है, उसकी कोड, उसकी चिप, उस चिप का जो सॉफ्टवेयर है वो ये कंपनी बनाती है। तो आप सोचिए कि ये कितनी महत्वपूर्ण कंपनी है। आपने सुना होगा, कहा जाता है कि ईवीएम के चिप में घोटाला है, ईवीएम के चिप से लेकर ये लोग बदल देते हैं। तो ये चिप बनाने का काम इस कंपनी को दिया गया है। अब हम ये जो कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि EAS सारना, ये एक फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, भारत सरकार के थे विशाखापट्टनम में। उन्होंने एक पत्र लिखा है और उन्होंने जो पत्र में लिखा है उसमें काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। और वो आरोप नहीं है, आप एक काम करिए, आप अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के वेबसाइट पर जाएंगे तो उनके जो डायरेक्टर्स की लिस्ट आती है, उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिस्ट में अगर आप जाएं तो आपको वहां पर एक नाम मिलेगा। उसमें नाम है मनसुख भाई श्यामजी भाई खचारिया। आप उस नाम पर क्लिक करिए। उस वेबसाइट में, वो वेबसाइट जिसका काम है ईवीएम मशीन के तमाम महत्वपूर्ण चीजों को बनाना, उस वेबसाइट में जब आप इस नाम पर क्लिक करते हैं तो उसमें लिखकर आता है मनसुख भाई एजेड 61 years, इज अ साइंस ग्रेजुएट एंड इज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर इन राजकोट, गुजरात। गुजरात से आते हैं, 61 साल के हैं, साइंस ग्रेजुएट हैं। आगे का लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। He is presently holding the post of BJP राजकोट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। सोचिए, ये बीजेपी के राजकोट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और साथ ही साथ एक ऐसे कंपनी में ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं जिसका काम है ईवीएम मशीन बनाना और उससे संबंधित जो चिप है उसके सॉफ्टवेयर को बनाना। क्या इसके बाद चुनाव आयोग के साथ ही साथ ये जो मशीन बनाने वाली कंपनी है, इसे लेकर सवाल नहीं पूछा जाएगा? और ठीक यही काम जो है EAS सारना इन्होंने किया है। इन्होंने जो पत्र लिखा है उस पत्र में इन्होंने कहा है कि जब आपका काम निष्पक्ष रहना है, आपका काम है कि आप किसी एक के साथ में ना दिखें, आप पक्षपाती ना हो, तो इस सब के बीच में आप भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को किस तरह से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना सकते हैं, वो भी एक ऐसे समय में जब पहले से चुनाव आयोग को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, याद करिए, चुनाव आयोग से इसी विपक्ष ने, जो इंडिया गठबंधन बना है, उन्होंने लगभग 6 महीने का समय हो चुका है कि इन्होंने कहा कि आप हमें समय दीजिए, हमारे कई सवाल हैं जिसका हम जवाब चाहते हैं। क्या हुआ उस बैठक का? आज तक कुछ हो पाया है? इसे लेकर जो पत्र लिखा गया था वो भी मैं आपको बता दूं, 9 अगस्त को लिखा गया था ये पत्र। जनवरी में हम हैं और अब तक क्या कुछ हुआ है? आपको याद होगा, एक RTI में पता चला था कि इस देश भर में 19 लाख ईवीएम मशीन जो हैं वो गायब हैं। ये RTI से पता चला था। और इस सब के बीच में अब हम क्या पता लगाते हैं? हमें यह पता चलता है कि जो ईवीएम बनाने वाली कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में एक बीजेपी के पदाधिकारी शामिल हैं। ऐसा क्यों है कि जो शामिल है, एक तो वो गुजरात से है, ऊपर से वो बीजेपी से ही है। ऐसे क्या गुण है? अगर इसके बारे में हमें पता चले कि आपको लगा कि अगर किसी को शामिल किया जाना चाहिए तो सत्ता पक्ष से हो, विपक्ष का कोई शख्स इसमें शामिल क्यों नहीं है? या शामिल है तो इसके बारे में BEL के जो लोग हैं वो उसके बारे में हमें बताएं। आपको याद होगा, चुनाव आयोग को लेकर क्या कुछ हो रहा है। चुनाव आयोग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, इसके जो नियम है उसे बदलने की कोशिश की जा रही है।
कोशिश ये है कि जो सीजेआई भी है उसमें जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी सत्ता पक्ष से एक शख्स होता है, विपक्ष का एक शख्स होता है और साथ ही साथ सीजेआई होते हैं। तो जो चीफ ऑफिसर हैं या चीफ जज जो हैं उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है और सरकार के ही एक शख्स को वहां पर लेने की कोशिश की जा रही है, जिसे लेकर पहले से बवाल है। और इस सब के बीच में हमें अब ये पता चलता है कि बीजेपी के जो राजकोट के प्रेसिडेंट हैं वो इस ऐसे कंपनी में शामिल है जिसका काम है ईवीएम मशीन बनाना। तो क्या इसके बाद ईवीएम टैंपरिंग को लेकर सवाल नहीं उठेंगे? और ऐसा नहीं है दोस्तों कि एक ही है। अगर आप इस पूरे पत्र को पढ़ेंगे जो ईए सारना जी ने लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि 4 ऐसे शख्स हैं जो बीजेपी एफिलिएटेड हैं। और इनका यह भी कहना है कि 1 साल पहले भी मैंने इसके बारे में आप लोगों से बात की थी, आप लोगों को पत्र लिखा था, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने कुछ नहीं किया। इस कंपनी का क्या यह काम नहीं होता है कि जो एक राजनीतिक पार्टी है, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, उससे दूरी बनाए रखना? क्योंकि आप लोगों के ही मशीन के आधार पर इस देश का भविष्य तय होता है। हम लोग अगले 5 साल किस तरह पर रहेंगे ये आपके मशीन तय करते हैं। 2024 तो काफी महत्वपूर्ण साल है और अगर ऐसे में राजकोट के बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर इसमें शामिल है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि इसे लेकर सवाल पूछा जाएगा। और इसे लेकर आपको मैं ये भी बता दूं कि अभी ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस कमजोर है, इसलिए सवाल पूछा जा रहा है। दिग्विजय सिंह भी सवाल पूछ रहे थे, 2-3 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, लाल कृष्ण आडवाणी जब विपक्ष में थे, बीजेपी के हैं, भले ही अभी वो पोस्टर्स पर नहीं नजर आते हैं, ना ही अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन वो दोनों बीजेपी से आते हैं। और लाल कृष्ण आडवाणी ने बहुत समय पहले ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जीवी के नरसिम्हा राव, ये राज्यसभा के एमपी थे, इन्होंने तो एक किताब लिख डाली थी दोस्तों कि किस तरह से ईवीएम मशीन खतरनाक है। लेकिन इस सब के बीच अब चुनाव आयोग और ईवीएम मशीन दोनों को लेकर सवाल उठने फिर से शुरू हो चुके हैं। दोस्तों एक काम करिए, आप देखिए इस देश में क्या कुछ हो रहा है, हालात किस तरह से हैं। हम चुनाव आयोग की बात करते हैं, हम निष्पक्षता की बात करते हैं। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, चंडीगढ़ में क्या हुआ? चंडीगढ़ में मेयर का जो गठन था वो आज करना था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में थी, अधिकांश वोट उनके पास थे, लेकिन जो मेयर हैं वो बीजेपी के बन जाते हैं। पता है क्यों? अगर जब इसके चुनाव हुए या इसके मेयर कौन बनेगा इसे लेकर वोटिंग की गई, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 16 वोट गए, जिसमें 15 काउंसिलर्स यानी 15 पार्षद और 1 एमपी शामिल हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में थी। जैसे कि मैंने कहा, सबसे ज्यादा वोट इन्हें मिलने चाहिए थे, उन्हें केवल 12 वोट मिले। और उसकी वजह यह है कि 8 वोट उसे कैंसिल कर दिया गया या उसे इनवैलिड बताया गया। अब इसे क्या समझा जाए? जहां पर आप सत्ता में नहीं है वहां पर भी आप सत्ता में आ जाते हैं, आप मेयर बन जाते हैं। महाराष्ट्र में आप शिवसेना को तोड़ चुके हैं, 2 शिवसेना हो चुकी है, एकनाथ शिंदे आपके साथ में है, अजीत पवार आपके साथ में है, आदि एनसीपी आपके पास है। आप कह रहे थे हम राम को लाएंगे, आपने राम को लाया, और जिन्हें आप पलटू राम कह रहे थे, नीतीश कुमार, उन्हें भी आप अपने साथ ले आए। अगर आप इतने मजबूत हैं तो आपको ये सब क्यों करना पड़ रहा है? उसके बाद चुनाव आयोग भी जो है वो विपक्ष को समय नहीं देता है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो ईवीएम बनाने वाली कंपनी है उसमें भी आपके शख्स शामिल हैं, वो भी गुजरात से आते हैं, आपके राजकोट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। तो क्या दोस्तों, ये जितने भी चीजें आप देख रहे हैं इसके वजह से सवाल नहीं उठाया जाएगा? और ये अकेली एजेंसी नहीं है जिसे लेकर सवाल उठाया जा रहा है। आप एक काम करिएगा, आप जाइए और गूगल करिएगा ईडी, केवल ईडी लिखिए और जाइए, देखिए किस किस पर कार्रवाई चल रही है। मैं आपको नाम बताता हूं, हेमंत सोरेन, इनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। लालू यादव का नाम आप वहां पर पाएंगे, तेजस्वी यादव का नाम आप वहां पर पाएंगे। आप देखेंगे कि वहां पर संदीप राउत, जो कि संजय राउत शिवसेना के सांसद हैं, उनके भाई का नाम आप वहां पर पाएंगे। टीएमसी लीडर शेख शाहजहां का नाम आपको वहां पर नजर आएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 4 समन जा चुके हैं, और शरद पवार के एनसीपी से आने वाले रोहित पवार एक बार जा चुके हैं ईडी के दफ्तर में, 1 तारीख को फिर से उन्हें बुलाया गया। इन सभी लोगों में पता है एक कॉमन चीज क्या है दोस्तों? ये सारे के सारे लोग विपक्ष से आते हैं। तो ईडी की कार्रवाई विपक्ष के खिलाफ, विपक्ष को चुनाव आयोग समय नहीं देता है। इसके बाद हम देखते हैं तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल, जो कंपनी है जिसका काम है सॉफ्टवेयर बनाना, ईवीएम मशीन का चिप बनाना, साथ ही साथ ईवीएम मशीन के मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई का जिसे काम है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। तो इससे क्या समझा जाए? आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक और वीडियो किया था जिसमें बताया था कि जो पूर्व रिटायर्ड सीजीआई के जज हैं वो हम देखते हैं कि राम मंदिर पर जाते हैं। महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी अधिकारी जो हैं वो कहती हैं कि 6 दिसंबर को
1992 में उन्होंने केसरी पेड़ा खाया था। ये बड़े अधिकारी हैं, हर जगह पर आपके लोग शामिल हैं। तो ये देश कैसे चलेगा दोस्तों? जब संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, तब उन्होंने इस देश को संविधान के आधार पर चलाने के लिए कहा था, इस तरह से किसी एक की मनमानी में नहीं। लेकिन आप देखते हैं कि जो उनके साथ जाते हैं, उनके खिलाफ जितने केसेस हैं वो वापस हो जाते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता है। लेकिन जो उनके साथ नहीं जाते हैं वो बार बार चुनाव आयोग, माफ कीजिए, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, उनकी रेड वहां पर दिखती है। इसका मतलब क्या समझें? और साथ ही साथ ये सारी चीजें एक ऐसे समय में 2024 में हो रही हैं जबकि चुनावी साल है। ये सारी खबरें आपको गोदी मीडिया पर नजर नहीं आएगी। हम जब यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप ये भी देखिएगा, लालटेन लेकर ढूंढिएगा कि कहां कहां पर ये खबरें आपको नजर आती हैं। क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि एक पूर्व अधिकारी ने सवाल उठाया है कि इस तरह से आप अपने एक पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को कैसे इस पूरे कंपनी में शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसका जिक्र कहीं नहीं हो रहा है। ये कौन सी इम्पार्शियलिटी है? क्या आपने एक पॉलिटिकल पार्टी और अपने बीच के संबंध को खुला नहीं कर दिया है? ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, चुनाव आयोग से भी सवाल पूछा जाएगा, लगातार पूछा भी जा रहा है। और चुनाव आयोग को भी ये याद रखना चाहिए कि अगर इसी तरह से चीजें चलती रही तो उनका जो विश्वास है वो धीरे धीरे और कम होता जाएगा। दोस्तों, ये ऐसा समय है और ये एक ऐसा चुनाव है जिससे अगला देश का जो भविष्य है आने वाले 5 साल का, वो तय होगा। और जिसके मशीन के आधार पर ये सारी चीजें तय होती हैं, उसी को लेकर अब सवाल उठने लगे। आप सोचिएगा जब आप इस वीडियो को देखते हैं कि हम किस हालात में रह रहे हैं, किस देश में रह रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। गोदी मीडिया के इस दौर में हम इस तरह की जो सच्ची खबरें हैं वो आप तक लाने की कोशिश करते हैं। वो भी आप उनके वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर सकते हैं जो बातें हम कर रहे हैं। और जब खुलकर वो अपने वेबसाइट पर प्राउडली ये सारी चीजें कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि देश की मौजूदा हालात क्या है। और इसलिए इस खबर को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे साझा करें। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। आप में से ऐसे कई लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आने वाले हर खबर की जानकारी मिलती है जिसे आप देख सकते हैं। फिलहाल इतना ही दोस्तों, नमस्कार।